नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रैक सीएससी में। तो विजन के आईएएस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया पीटी 365 जिसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग जो है एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो सीरीज हम लोग शुरू करेंगे वो राज्य व्यवस्था का शुरू करेंगे और इसके बाद जितने भी सीरीज इसकी आती हैं उन सारे सीरीज़ों की व्याख्या जो है हम लोग उपलब्ध कराएंगे और वो भी एक ऑथेंटिक और कंप्लीट व्याख्या के साथ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए पीटी 365 का पूरा व्याख्या आपको बिना किसी पीडीएफ पलटे या बिना कुछ कराए आप केवल यही वीडियो देख करके सारी बातें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मई 2019 से फरवरी 2020 तक का जो है पूरा मटेरियल इसमें है। आइए देखते हैं कि आज हम लोग इसमें से कौन कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है संवैधानिक मुद्दे वाले पार्ट जो इतनी सारी चीज़ें हैं इसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये संसद, राज्य, विधायिका, स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे और उसके बाद फिर केंद्र राज्य संबंध इसको पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और उसके बाद ये जो सारी बच रहे हैं न्यायपालिका, निर्वाचन, विधेयक वगैरह ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो संवैधानिक मुद्दों में सबसे जो पहला मुद्दा है जो काफ़ी फेमस था वो है आरक्षण का। ठीक है, विधायी निकायों में आरक्षण का मुद्दा इस समय फेमस है और सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में 104वां संविधान संशोधन जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियमित किया गया था और दोस्तों जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम और विधेयक। तो एक चीज़ आपको पहले बता दें कि अधिनियम और विधेयक में अंतर क्या होता है। तो विधेयक यानी कि जो भी चीज़ें संसद में पेश किया जाता है, ठीक है, संसद में यदि कोई चीज़ से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विधेयक। अब उस पर चर्चाएं होती हैं और वो पास होता है, वो राष्ट्रपति के पास जो है मोहर के लिए जाता है। ये राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम। ठीक है, अब देखेंगे कि जो अधिनियम है उसकी संख्या छोटी है 104वां और विधेयक की संख्या बड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे विधेयक ऐसे हैं जो कि संसद में पेश तो किए जाते हैं लेकिन वो पारित नहीं हो पाते हैं, कई सारे तो ऐसे हैं। तो इस वजह से इनकी संख्या बढ़ गई है और इनकी संख्या कम है। ठीक, तो फिलहाल ये जो विधायी निकायों में आरक्षण वाली है ये कौन सा था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम और 126वां संशोधन विधेयक। ठीक है, अब इसके बारे में चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज़ कि सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि ये हुआ। अब नीचे जो और भी पिछले संविधान संशोधन हो चुके हैं उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि ये जो है यूपीएससी या यूपीपीएससी की खासियत होती है कि जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं वो उसके बारे में तो पूछता ही है और उसके पीछे जा कर के कि भाई अच्छा चलो 104वां में ये हुआ तो बताओ 100वें में क्या था, 102वें में क्या था। तो ऐसे कर करके ऑप्शन उसमें ऐड कर देता है। तो हम कुछ पीछे अभी हाल ही में हुए संशोधनों पर भी चर्चा कर लेंगे, जैसे कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो बांग्लादेश को जो कुछ क्षेत्र दिए गए और कुछ क्षेत्र यहाँ से लिए गए थे उसमें जो है जो क्षेत्र बांग्लादेश से लिए गए वहाँ के अंतः क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करने के लिए, ठीक है,
101वां वो जीएसटी लागू किया गया था और 102वां ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 103वां ईडब्ल्यूएफ यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था और 104वां जो आपके सामने ये मुद्दा चल ही रहा है। तो 100, 1, 2, 3, 4 ये इतने आपको एक लाइन से याद होना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, तो यह अधिनियम 2 उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया, यथा एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में आरक्षण का विस्तार और दूसरा लोकसभा और विधायी निकायों में जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को नाम निर्दिष्ट करने के प्रावधान का विस्तार नहीं। ठीक है, तो 2 चीज़ें, एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में आरक्षण का वो विस्तार कर दिया जाएगा और जो लोकसभा और विधायी निकायों में एंग्लो इंडियन का नाम निर्दिष्ट होता था, जैसे हम लोग जानते थे लोकसभा में 2 का और विधानसभा में 1 का, तो उसका विस्तार अब नहीं होगा। यानी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो नामित होते थे वो नहीं होंगे और विधानसभाओं में भी अब नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ों के लिए जो है ये संशोधन आया है। ठीक, चलिए, इस अधिनियम अनुच्छेद 334 में संशोधन करने और एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण का विस्तार, जो कि 2020 में समाप्त हो रहा था, का प्रावधान किया गया है। ठीक, जानते हैं कि ये 10 साल के लिए बढ़ता रहता है, तो ये 2020 में समाप्त हो रहा था, इसलिए इसमें एक बार पुनः संशोधन किया गया और अब 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण का विस्तार कर दिया गया है एससी और एसटी का, लोकसभा और विधायी निकायों में आरक्षण का। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 334 मूलतः क्या करता है। यह उपबंधित करता है, ठीक है, कि संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष पश्चात ऐसा प्रावधान था कि ये समाप्त हो जाएगा सीटों का आरक्षण वाला, किंतु प्रत्येक 10-10 वर्ष पर ये तमाम सारे जो है संशोधन कर करके इसमें विस्तार किया जाता रहा है। वर्तमान में कुछ राज्य विधानसभाओं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया गया है। यह संशोधन क्या करेगा, इसे समाप्त करता है। तो स्पेशली इस संशोधन के जो 2 मेन पॉइंट हैं वो हमें हमेशा याद रखना है। क्या एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधायी निकायों में आरक्षण का विस्तार कर दिया गया 10 साल का, और जो 25 जनवरी 2010 तक हो गया, और जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, उसको अब क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अभी कुछ विधानसभाओं जैसे कि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इनमें अभी 1-1 हैं, इनको भी अब निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये मेन पॉइंट इसका है। अब देखते हैं ये सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है कि वर्तमान लोकसभा में के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि लोकसभा में 2 का नाम निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं है। ये बहुत टॉप का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको अभी यही पता है कि किया जाता है, तो वर्तमान में पूछ ले तो आप लगा के आए यहाँ 2 का किया गया है। तो वर्तमान वाले में अभी कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय को नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आंग्ल भारतीय कौन हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 366(2) के अनुसार आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारण निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, आंग्ल भारतीय।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान SC ST के लिए तो जानते हैं अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में SC और ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, और अनुच्छेद 332 ये कहाँ? ये राज्य विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक, चलिए आंग्ल भारतीयों के लिए जो प्रावधान था वो देखिए। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति की राय में ये लगता था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय से क्या करता था? 2 से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकता था। ठीक है, तो 331 क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति। ठीक, अनुच्छेद 333 क्या है? ये राज्यपाल जो है विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्देशित करता है। ठीक, तो 331 लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशित करता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 363 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को नाम निर्दिष्ट करता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। ठीक, अब देखते हैं संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अब ये जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्य क्या कर सकते हैं कि अपने नाम निर्देशन के 6 माह के भीतर, ठीक है, किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। चाहे तो वो किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो व्हिप जो सचेतक होता है वो सचेतक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यानी जो उस दल का सचेतक होता है उसकी बातों को मानना पड़ेगा। ठीक है, और आंग्ल भारतीय सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। ठीक, तो इतनी सारी बातें इसमें मिली। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन स्पेशली था वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि आरक्षण SC और ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण था वो 2020 में समाप्त हो रहा था, उसे अब 10 साल के लिए विस्तारित किया गया 25 जनवरी 2030 तक। और एक प्रावधान किया गया वो क्या कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है उसका विस्तार अब नहीं होगा, यानी उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, ये मामला चल रहा है। केंद्र सरकार ने पदोन्नति में SC ST को आरक्षण देने से संबंधित जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग की है। ठीक, तो जो SC ST के आरक्षण से संबंध में जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था उसे पुनर्विलोकन की मांग जो है केंद्र सरकार ने की है कि एक बार उसका जुडिशियल रिव्यू फिर से किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण करने वाले एक कानून कर्नाटक के आरक्षण के आधार पर पदोन्नति सरकारी सेवाओं तक परिणामी वरिष्ठता का विस्तार अधिनियम 2018 को मान्य ठहराया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में एक अधिनियम आया था उसको जो है वो मान्य ठहराया है। ठीक, अब आइए देखते हैं इससे संबंधित जो वाद हैं और विवाद हैं। संबंधित वाद अनुच्छेद 15(4) राज्य को
नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा SC/STs की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान उपबंधित करने हेतु अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4)(b) के अनुसार SC/STs हेतु आरक्षित पदोन्नति वाले पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें उत्तरवर्ती वर्षों में भरा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंदिरा साहनीवाद के तहत निर्धारित 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा इन रिक्त पदों पर उत्तरवर्ती वर्षों में की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 335 वर्णित करता है कि संघ या राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं पदों के लिए SC/STs के सदस्यों का दावा प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने। और यहाँ इंदिरा साहनीवाद जो है काफ़ी फेमस है, जो हम जानते हैं कि आरक्षण में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। इंदिरा साहनीवाद 1992 में यह निर्धारित किया गया था कि आरक्षण नीति को पदोन्नति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पदोन्नति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया था। लेकिन 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4A अंतः स्थापित किया गया, जो राज्य को SC/STs के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधि निर्माण हेतु सक्षम बनाता है। ठीक, तो इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था कि आरक्षण नीति को पदोन्नति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता, लेकिन 77वें संविधान संशोधन द्वारा 16 में खंड 4A जोड़ दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि SC/STs के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधि निर्माण कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा SC/STs के उत्थान हेतु परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को पुनः लागू किया गया। अब ये परिणामी वरिष्ठता क्या है आगे दिया गया है और आपको आगे हम बताएंगे कि परिणामी वरिष्ठता क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। तो M नागराज बनाम भारत संघवाद 2006। ठीक है, अब इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि SC/ST के पदोन्नति में आरक्षण के विस्तार संबंधी राज्य के निर्णय को क्या किया था, वैध ठहराया था, किंतु निर्देश दिया था कि राज्य द्वारा इस हेतु 3 मापदंडों के आधार पर परिणाम उपलब्ध कराएगा। पहला क्या था कि आरक्षण से लाभान्वित होने वाले वर्गों के पिछड़ेपन संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े, और तीसरा उस सेवा के लिए जिस के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े, और तीसरा दक्षता पर प्रभाव। तो ये 3 मापदंडों के आधार पर। ठीक, फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा, ठीक है, कि M नागराजवाद में प्रदत्त निर्णय के आरक्षण का लाभ प्रदान करने पर अनावश्यक शर्तें आरोपित की हैं। ठीक है, उसके बाद जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्तावाद में उच्चतम न्यायालय ने ये जो अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता थी उसको हटा दिया और उसके बिना ही सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो इतनी सारी घटनाक्रम है, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल इस वाद में न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि SC/ST के लिए क्रीमी लेयर मानदंड की शुरुआत करने की संभावनाओं की जांच करे। ठीक है, जैसे क्रीमी लेयर अभी OBC में चल रहा है, ऐसे SC और ST में भी संभावना की जांच करे कि क्या इसमें भी क्रीमी लेयर मानदंड लाया जा सकता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो केवल कुछ ही वर्गों तक, मतलब कुछ ही वर्ग प्रतिष्ठित नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे तो शेष वर्ग पीछे ही रह जाएंगे। ठीक, अब क्या है, केंद्र सरकार ने न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का आग्रह किया है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा साहनीवाद 1992 में इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से क्रीमी लेयर मानदंड को परिभाषित करने के लिए 3 चीज़ें निर्धारित की थी। आय, संपत्ति या पद स्टेटस का निर्धारण करने के निर्देश दिए थे। वर्तमान में आरक्षण हेतु क्रीमी लेयर का मानदंड ओबीसी के लिए लागू है, केवल ओबीसी के लिए। ये आपको पॉइंट याद रखना है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत समूह का और समूह खा के अधिकारी तथा साथ ही प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जन करने वाले व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। ठीक है, इंदिरा साहनीवाद में इसको प्रतिस्थापित किया गया। ठीक, आय, संपत्ति या पद स्टेटस के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और जो भी क्रीमी लेयर का प्रावधान है वो केवल ओबीसी में लागू है। और समूह का और समूह खा, चाहे वो केंद्र के अंतर्गत चाहे राज्य के अंतर्गत अधिकारी हों और प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जन करते हैं तो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। ठीक, अब आपको मैंने कहा था कि परिणामी वरिष्ठता क्या होती है, ये आपको बताएंगे। तो किसी वरिष्ठ पद पर परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पदोन्नति किया जाना, ना कि सामान्य नियमों के माध्यम से, तो यही कहलाता है परिणामी वरिष्ठता। इसी के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। यदि एक आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी एक सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कनिष्ठ है यानी कि छोटा है, किंतु एक वरिष्ठ पद पर आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्ति जारी की गई है, इस स्थिति में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को वरिष्ठ माना जाएगा और सामान्य श्रेणी के कर्मचारी की तुलना में पदोन्नति किया जाएगा। यही है परिणामी वरिष्ठता। ठीक है, यानी कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी है और वो सामान्य वाले से छोटा है, ठीक है, और अगले उच्च पद का कोई आरक्षित सीट निकला हुआ है, तो वो आरक्षित कर्मचारी ही उस उच्च वाले सीट पर चला जाएगा। ठीक है, भले ही वो सामान्य वाले से कनिष्ठ क्यों ना हो। यही होता है परिणामी वरिष्ठता। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, दिव्यांग जनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में 3% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। कितना? 3% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि पूछा जा सकता है कि कितना दिव्यांगजनों को कितना आरक्षित देने की बात की है, तो 3%। ठीक, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण 50% तक सीमित कर दिया गया था, पदोन्नति पर आरक्षण में रोक लगा दी गई थी। ये प्रावधान केवल ओबीसी से संबंधित थे, ना कि दिव्यांग जनों से। ठीक है, तो जो 50% का जो सीमित किया गया था और आरक्षण पर रोक लगाया गया था, ये किस पर? केवल ओबीसी के लिए था और दिव्यांगजनों के लिए ये नहीं था। ठीक है, न्यायालय ने ये भी निश्चय किया कि 50% की जो सीमा है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत केवल पिछड़े वर्ग के पक्ष में लागू होता है। दिव्यांगजनों के पक्ष में अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत यह प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, अब 2 चीज़ें इसमें निकल करके आएंगी, एक क्षैतिज आरक्षण और एक लंबवत आरक्षण। तो ये 2 चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी कि क्षैतिज आरक्षण और लंबवत आरक्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लंबवत आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन। सामाजिक आरक्षण है, तो लंबवत आरक्षण एक सामाजिक आरक्षण है जो कि SC, ST या OBC इत्यादि को प्रदान किया गया है। जबकि ये क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, जैसे महिलाओं, पूर्व कर्मचारियों इत्यादि को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो न्यायालय ने ये कहा कि भैया ये जो 50% तक सीमित है, ठीक है, ये केवल 16(4) के तहत OBC के पक्ष में लागू होता है, दिव्यांगजनों के पक्ष में लागू नहीं होता। दिव्यांगजनों के
पक्ष में ये जो आरक्षण है ये 16(1) के तहत क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण, ठीक है। तो इसलिए इनको 3% का आरक्षण दिया जाए, ठीक है, नौकरियों में भी और पदोन्नति में भी। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण लागू किया जाए अथवा नहीं। तो राज्य सरकारें इसके लिए स्वतंत्र हैं कि वो अगर चाहें तो 10% का आरक्षण लागू करें और मन कहे तो ना करें, बाध्य नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सामान्य वर्ग के अंतर्गत EWS के लिए आरक्षण की अनुमति हेतु अभी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 15(6) और 16(6) को अंतर्स्थापित किया गया था। किसको? अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 15 में EWS की उन्नति के लिए विशेष उपाय करने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के लिए EWS शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। इस प्रकार आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगी, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में जो 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16(6) सरकार को EWS के नागरिकों के लिए सभी सरकारी पदों को 10% तक आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है। 10% तक का आरक्षण SC, ST, OBC के लिए प्रदत्त 50% आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो 10% का दिया जाएगा, ये जो 50% का है इससे अतिरिक्त होगा, ठीक है। यानी जो एक रूल है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए वो इससे बाहर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राज्य सरकार की आरक्षण नीति निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकारें राज्य सरकार की नौकरियों, राज्य सरकारों के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण को लागू करने अथवा ना करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। तो राज्य सरकारें चाहे तो इसे लागू करें और चाहे तो इसे ना करें, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगला जो मुद्दा आया वो हम लोग देखते हैं। नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा मूल अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) के अंतर्गत नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार हम लोग जानते हैं वाद योग्य होता है। तो अगर आपको आरक्षण या पदोन्नति नहीं मिला तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं उसे लागू करवाने के लिए, ठीक है। यानी कि मूल अधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय का मानना है कि 16(4) और 16(4)(a) के तहत यह प्रावधान सक्षमकारी प्रावधान हैं, यानी इनेबलिंग प्रोविजंस हैं। इसके तहत राज्य सरकारों के विवेकाधिकार की शक्ति निहित है, परिस्थितियों के मांग के अनुरूप आरक्षण के लिए उपबंध कर सकते हैं, ठीक है। सक्षमकारी प्रबंध हैं, यानी कि ये फोर्सिबल नहीं है कि करना ही है। यदि सक्षम है तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4)(a) आपको पीछे बताया गया क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं। यह सुस्थापित विधि है कि राज्य को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि पदोन्नति के मामलों में SC, ST के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक है। राज्य पदोन्नति के मामलों में SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आगे एग्ज़ाम में आपके पॉइंट बाय पॉइंट करके पूछा जा सकता है।
अगला देखेंगे, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक जनजाति शामिल करने हेतु एक विधेयक लाया गया है। ठीक है, नाम क्या है? संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2019 को संसद ने पारित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि कर्नाटक में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान करना है। ठीक है, और वो समुदाय कौन कौन से हैं? परिवारा है, तलवार है और सिद्धि जनजाति हैं, जिसमें से बेलगावी और धारवाड़ आते हैं। ठीक, संवैधानिक प्रावधान में हम जानते हैं अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो संविधान में परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसे लाभ का पद परिभाषित है कि नहीं है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 366 के खंड 25 में परिभाषित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना है। जनजाति या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इनके बारे में कुछ बताया गया है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। इन आदेशों को बाद में केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय के विनिर्देशन के लिए पालन किए जाने वाले मानदंडों शामिल हैं आदिम विशेषताएं। ठीक है, तो जनजाति के रूप में किसी समुदाय को कैसे निर्देशित कर सकते हैं, उनमें कुछ मानदंड हैं, जैसे कि आदिम विशेषताएं हों, उनकी विशिष्ट संस्कृतियां हों, भौगोलिक पृथक्करण हो और बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपर्क से बचना और पिछड़ापन। अगर इतनी सारी विशेषताएं या मानदंड हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है। ये मानदंड संविधान में वर्णित नहीं हैं, परंतु भली भांति स्थापित हो गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। और एक एक ये भी प्रावधान किया गया कि जो सूची है वो प्रदेश आधार पर तैयार किया जाए, ना कि अखिल भारतीय आधार पर। ठीक, तो इतनी सारी बातें इसमें आपको जानना था। दूसरा पॉइंट जो है अधिकार से संबंधित है, तो इंटरनेट एक मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर जो है रोक लगी है, तो इसको जो है चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया है। उस निर्णय के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अवलोकन इंटरनेट शटडाउन प्रतिबंध पर क्या कहा। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से वाक और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 119(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। इंटरनेट पर प्रतिबंध अनुच्छेद 119(2) के तहत शामिल अनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से यह वर्णित करता है कि दंड को अपराध या उसकी प्रकृति के सापेक्ष असंगत नहीं होना चाहिए, यानी कि जो दंड है और जो अपराध है वो असंगत नहीं होना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 119(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट का निलंबन अनुज्ञेय नहीं है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते। तो वाक एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 119(1) के तहत अधिकार है, और व्यापार वाणिज्य और स्वतंत्रता 119(1)(g) के तहत भी एक संरक्षित अधिकार है, जो इन दोनों का उल्लंघन करता है। और जो दंड है अपराध या उसकी प्रकृति के सापेक्ष असंगत नहीं होना चाहिए, और इंटरनेट जो है वो अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। तो इतनी सारी निर्णय जो है दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। CRPC की धारा 144 पर भी उसने कहा है
कि इसका उपयोग किसी भी विचार शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नहीं किया जा सकता। आशंकित खतरे के संबंध में ही आरोपित किया जा सकता है और वह खतरा आपात होना चाहिए। ठीक है। 144 के आरोपण की स्थिति में अनिवार्यतः व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की चिंताओं के मध्य संतुलन बना होना चाहिए। ठीक है। 144 के तहत शक्तियों का उपयोग अनिवार्यतः युक्त और प्रमाणिक रीति से किया जाना चाहिए। कितनी सारी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब देखते हैं धारा 144। तो औपनिवेशिक युग का यह एक कानून है। जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा निमित्त सशक्त किए जाने वाले से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों के निवारण कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो औपनिवेशिक युग का एक कानून है जिससे जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या इस निमित्त जो भी नियुक्त किए गए हैं कार्यवाही हेतु या मामलों को निवारण हेतु आशंकित खतरे में अत्यावश्यक हेतु यह जो है लागू किया जा सकता है। ठीक। इसके तहत सामान्यतः क्या होता है कि आवाजाही, हथियार रखने और गैर कानूनी रूप से संघ बनाने पर प्रतिबंध लग जाता है और 5 या अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। जबकि यह जो धारा है एक व्यक्ति को भी प्रतिबंधित कर सकता है, करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं इसकी आदेश की अवधि क्या होती है। तो 2 माह से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। फिलहाल यदि ऐसा आवश्यकता समझे कि इसको और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो इसे 6 महीने तक रखा जा सकता है और 6 महीने से अधिक इसे लेकिन नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो नॉर्मली 2 महीने और यदि आवश्यकता पड़ी तो बढ़ा करके 6 महीने। ठीक। और दूर संचार सेवाओं पर भी रोक लगाया गया। इसके लिए क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। संचार मंत्रालय द्वारा भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) की तहत जो शक्ति प्रदान की गई है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में संदेशों को अंतर्रुद्ध या निरुद्ध करने के प्रावधान हैं या सरकार को लोक आपात और लोक सुरक्षा के हित में देश के किसी हिस्से में संदेशों को प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। अब यह केवल निश्चित अवधि के लिए ही जारी रह सकता है, ना कि अनिश्चित अवधि के लिए। ठीक है। तो संचार मंत्रालय भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) के तहत, ठीक है, किसके, भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में ऐसा किया जा सकता है, लोक आपात या लोक सुरक्षा के हित में। ठीक है। जो संदेशों का प्रसारण है उसको प्रतिबंधित कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अधिकार के रूप में इंटरनेट के संबंध में दिए गए अन्य निर्णय। तो केरल उच्च न्यायालय ने, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का भाग बताया है किसे, इंटरनेट, और इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया है। इंटरनेट तक पहुंच क्या है, मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का भाग है। ठीक। चलिए अब एक वाद है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अभी एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है। याचिकाकर्ता की भूमि जो है वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना जो अगर वंचित करेंगे तो मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगर हम कुछ संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 300A, तो पहले ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब उसे हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है जो एक वैधानिक प्रावधान है। इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। राज्य को अपने नागरिकों की भूमि को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक। प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत। अब राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि प्रतिकूल कब्जे के 42 वर्षों तक पूर्ण अधिकार था।
राज्य सरकार ने यह निर्णय दिया कि इस पर प्रतिकूल कब्जे के तहत भाई हमारा 42 वर्षों तक अधिकार था, तो ये हमारा होगा। प्रतिकूल कब्जा होता क्या है ये भी जानिए कि अगर कोई व्यक्ति जो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है और इस तथ्य के कारण किसी संपत्ति का स्वामित्व तो प्राप्त कर लेता है कि वो कम से कम 12 वर्षों तक संपत्ति पर उसका अधिकार रहा और उसके वास्तविक स्वामित्व धारक ने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है, तो ये प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत है। ठीक है, तो अगर 12 वर्ष तक कोई किसी पर की ज़मीन पर कब्जा किए रहता है और जो उसका वास्तविक मालिक है यदि उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करता है तो प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत वो उसका मालिक हो जाएगा। ठीक, चलिए राजद्रोह सुर्खियों में इस समय बहुत है, क्योंकि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बहुत विरोध कर रहे थे लोग और पाकिस्तान के समर्थन में जाकर के नारे लगा रहे थे। बेंगलुरु कश्मीर में जो है इस तरह की घटनाएं काफ़ी देखने को मिली और भारत के राजद्रोह कानून पर जो है पुनः वह तेज हो गई। ठीक, भारत के राजद्रोह कानून के बारे में जानते हैं। आईपीसी की धारा 124A के अनुसार राजद्रोह को किसी ऐसी कार्यवाही जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना को उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने का प्रयास करती है के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो राजद्रोह क्या है? भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना को उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने का प्रयास करती है तो उसे राजद्रोह माना जाता है। अब धारा 144A का मसौदा मैकाले ने तैयार किया था। ठीक है, और वर्ष 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था। यह जो है गैर जमानती है। सरकारी नौकरी के लिए ऐसा व्यक्ति जो है आवेदन नहीं कर सकता है जिस पे धारा लग गया है, अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकता है और जब भी न्यायालय उसको बुलाएगी तो भैया उसको हाजिर होना पड़ेगा। ठीक, राजद्रोह के मुकदमे जोगिंदर सिंह बोस पर चलाया गया था 1891 में, बाल गंगाधर तिलक पर और 3 राजद्रोह मुकदमे तथा महात्मा गांधी पर यंग इंडिया में प्रकाशित उनके लेखों पर चलाया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजद्रोह अधिनियम के लिए आवश्यक तत्व रमेश थापावाद, केदारनाथ सिंहवाद, कन्हैया कुमारवाद जैसे आदि सारे तमाम वाद आए। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए और राजद्रोही कृत्य को पुनः परिभाषित किया जिसमें निम्न आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया, जैसे कि लोक व्यवस्था का विघटन, कानून का उल्लंघन पर विधिपूर्वक स्थापित सरकार के पतन का प्रयास और राज्य या जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना। तो यह पुनः जो है इसको परिभाषित किया गया कि अगर इतनी चीज़ें शामिल होती हैं तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है धारा 24A के तहत। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य राष्ट्र हित में अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकते हैं। राज्य राष्ट्र हित में अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग यानी कि NCMEI क्या होता है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय होता है जो संपूर्ण भारत में अल्पसंख्यकों को प्रमाणन का विनियमन करता है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और जो इसके 3 सदस्य और होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसे आरंभिक एवं अपीलीय न्यायालय की भी अधिकारिता प्राप्त होती है। यह अधिनिर्णय और परामर्शी शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं और स्वतः संज्ञान के आधार पर भी यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को स्थापित, प्रशासित या जो है उनकी शिकायतों की जांच कर सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, यह अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जे को भी निरस्त कर सकता है। अब उसके बाद आता है भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान क्या होते हैं, LMIs। तो संविधान के अनुच्छेद 350B के तहत राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग NCLM के पास NCMEI की तुलना में थोड़ी सी कम शक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए और कुछ प्रावधान इसमें देखते हैं, कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है।
ये पॉइंट जो है आपको देखने लायक है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रदत्त मूल अधिकार ना तो निरपेक्ष हैं और ना ही विधि से ऊपर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। और उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान यानी MEIs। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम MEI ऐसा कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित होते हैं। ठीक है, या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित होते हैं। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अभी भारत में कुल 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। बचे कौन? हिंदू। यानी हिंदू को छोड़ दो, बाकी सब क्या हैं यहाँ पे? धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा आज तक किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक को अधिसूचित नहीं किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली है। बाकी और इसमें कोई खास नहीं है, खास ये चीज़ें हैं। हम देखते हैं अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और जो अनुच्छेद 30(2) है वो शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबरीमाला मंदिर प्रकरण सुर्खियों में क्यों है? उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला निर्णय 2018 पुनर्विलोकन पर अपना निर्णय 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता, ये 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से? धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता जैसे व्यापक मुद्दों की जांच किए जाने तक स्थगित कर दिया है। ठीक है, अपना निर्णय पहले भाई इन मुद्दों की जांच किया जाए, फिर उसके बाद अपना निर्णय दिया जाएगा कि क्या किया जा सकता है। अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। अब संवैधानिक नैतिकता और सदाचार क्या होता है? नैतिकता या संवैधानिक नैतिकता सदाचार शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 25 में वर्णित सदाचार को ही हम संवैधानिक नैतिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सदाचार शब्द का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से संवैधानिक नैतिकता ही होती है। ठीक, न्यायालय द्वारा अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के सिद्धांतों एवं बुनियादों नियमों के अनुरूप होना चाहिए। तो सबरीमाला निर्णय को 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता के मुद्दों तक जांच किए जाने तक अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है। ठीक है, इसकी जांच किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य अन्यवाद 2018 उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ 4-1 के बहुमत से मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। ठीक है, टिप्पणी की गई थी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध अस्पृश्यता का समर्थन जैसा है, जो कि अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है। निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर की गई है और उस पर जो है विचार किया जा रहा है। ठीक है, अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है? न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धर्म शब्द में एक धर्म के लिए अनिवार्य सभी संस्कार और प्रथाएं शामिल होती हैं और एक धर्म के लिए अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व किस पर होगा? उच्चतम न्यायालय पर होगा। ठीक है, चलिए
एक निर्णय और है, अनुच्छेद 25 के संबंध में कर्नाटक उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धार्मिक त्योहारों, समारोहों, सड़कों, फुटपाथों पर अस्थायी ढांचे स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने से इनकार करने पर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता के तहत ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि जो त्यौहार हैं, समारोह हैं, सड़कों, फुटपाथों पर जो अस्थायी ढांचे बनाते हैं, अगर उनको अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रकरण देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अमेरिका के राष्ट्रपति पर अभी महाभियोग लगा, तो ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, किंतु सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। और यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है कि भारत में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, और अमेरिका पर। ठीक, तो भारत में क्या है, संविधान के अतिक्रमण पर, और यहाँ देशद्रोह, भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध और दुराचरण पर। ठीक है, अब भारत में संविधान के अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो भारत में क्या है कि किसी भी सदन में प्रस्ताव को पूरा स्थापित किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, राष्ट्रपति के 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, और अमेरिका में जो है एक प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है। चलिए भारत में देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य का तो 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक, और यहाँ जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद कहाँ भेजा जाता है, सीनेट में भेजा जाता है, जो एक न्यायालय के रूप में काम करता है, जहाँ पर दोनों पार्टियाँ अपना अपना पक्ष रखती हैं और सुनवाई होता है। ठीक, यहाँ देखिए भारत में क्या होता है, अब दूसरे सदन में यदि आरोप सही पाया जाता है और 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। ऐसे ही अमेरिका में यदि सीनेट में इन आरोपों की पुष्टि हो जाती है और 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को हटना होता है। ठीक, अब देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ सुर्खियों में क्यों हैं। निर्भया के मामले दोषियों को दया याचिका खारिज कर दी गई, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास कई सारे क्षमादान में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्षमा, लघुकरण, प्राविलंबन, विराम। तो क्षमा में क्या होता है, पूर्णतः क्षमा कर देना, और लघुकरण में क्या होता है, प्रकृति को अपेक्षाकृत कम गंभीर दंड में परिवर्तित कर देना, यानी प्रकृति को चेंज कर देता है, ज़्यादा गंभीर से कम गंभीर में। प्राविलंबन में क्या होता है, अस्थायी निलंबन कर देता है, और विराम में क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में कम कर देना, जैसे महिला गर्भावस्था में है तो उसको रोक दिया जाता है। ठीक, परिहार क्या होता है, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना, जैसे कि अगर वो 3 साल का है तो 1 साल कर दिया गया। ठीक है, तो क्षमा, लघुकरण, प्राविलंबन और विराम। ठीक, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के सभी मामलों में। ठीक है, और उन सारे मामले जिन विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और ऐसे मामले जिनमें दंडादेश मृत्यु दंड के रूप में परिभाषित हैं। तो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, और ऐसे सारे मामले जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक आते हैं उन सभी मामलों में, और ऐसे मामले जो मृत्यु दंड तक हैं उनमें भी। ठीक, ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है, तो मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची,
ठीक है। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ठीक है। 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए मांग उठ रही है कि इन सबको भी उसी में डाल दिया जाए। ठीक है। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में अंतर्भुक्त किए गए किसी भी अधिनियम को न्यायालय के किसी भी अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही वह व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है। अब देखते हैं कि 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत एक नया अनुच्छेद 31B सृजित किया गया था और 31A के साथ जो है सरकार द्वारा कृषि सुधार कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसे लाया गया था। किसके लिए? कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने के लिए और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। लेकिन बाद में IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी और ऐसे कानूनों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। कौन सा वाद? IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में। ठीक है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की वैधता जांच करने के दोहरे परीक्षण का निर्धारण किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दोहरे परीक्षण, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कि पहली पॉइंट कि क्या वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि यह उल्लंघन मूल ढांचे को भी क्षति पहुंचाता है या उसे नष्ट करता है। तो दोनों पॉइंट एक साथ होने चाहिए कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन भी करे और वह मूल ढांचे को प्रभावित भी करे। अगर ये दोनों काम एक साथ आते हैं तब भी उस पर विचार किया जाएगा और उसको निरस्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है, केवल तभी 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो ये दोहरे परिरक्षण का परिणाम है। ठीक। देखते हैं प्रवासी भारतीय नागरिक। ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि OCI कार्ड धारक संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है। अब OCI शुरू कब किया गया था? अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है। अब OCI, ठीक है, ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था अथवा 26 जनवरी 1950 के पश्चात या कभी भी भारत का नागरिक था अथवा 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों का निवासी था, तो यह OCI पंजीकरण के लिए पात्र है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति की जो अवयस्क संतानें होंगी वो भी OCI के पंजीकरण के लिए पात्र होंगी। और आगे देखते हैं। हालांकि यदि आवेदक कभी भी, इन दो चीज़ें याद रखना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यदि आवेदक कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक रहा है तो OCI के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। OCI कार्ड धारक को मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें प्रावधान हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछा भी गया। एक पंजीकृत OCI को भारत आगमन हेतु बहुप्रवेशीय, बहुउद्देशीय या आजीवन बीमा प्रदान किया जाता है। OCI कार्ड धारक व्यक्ति कृषि और बागवान संपत्तियों के अर्जन से संबंधित शेष मामलों को छोड़ करके बाकी और मामलों में वो NRI के ही समान है। ठीक है। तो कृषि और बागवान संपत्ति के अर्जन से संबंधित मामलों को छोड़ करके बाकी वो NRI के ही समतुल्य आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है। एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है।
तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है। ठीक, अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य या संघ व राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडलों और भारतीय राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत भारत सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय और अन्य प्राधिकरण जो है वो किस में आते हैं, राज्य में आते हैं। ठीक, जो अनुच्छेद 12 बताता है। सरकार ने यह भी निर्देश किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह एक विदेशी राज्य नहीं है। यह एक विदेशी राज्य नहीं है, इसलिए सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 86 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर केंद्र सरकार की सहमति से किसी भी विदेशी राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, हालांकि सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत उन्मुक्ति का कुछ अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुर्खियों में रहे कुछ अन्य संवैधानिक मुद्दे, जैसे कि अनुच्छेद 87, ये क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ जॉइंट पार्लियामेंट करता है, यानी दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 87। अगला देखते हैं अनुच्छेद 164(3), यानी किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और ये कहाँ है, तीसरी अनुसूची में है। और जो शपथ करता है वो ईश्वर के नाम पर या सत्य निष्ठा के आधार पर शपथ लेते हैं। ठीक, अगला जो चर्चे में है 340, राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दफाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। तो 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। ठीक, 371 से 371 जे, तो भारतीय संविधान का ये 21वां भाग है जो कुछ अस्थायी और संक्रमणकालीन या विशेष प्रावधानों का उपबंध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 371 संविधान के आरंभ होने तक के समय इसका हिस्सा था। 371 ए से जे को बाद में अंतः स्थापित किया गया। अब इसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 371 गुजरात तथा महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, AFF इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं जो कभी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक पार्ट समाप्त हुआ। अब ये संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय सरकारों की कार्यपद्धति, इस वाले पॉइंट पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है।